नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी में। मैं हूं अंकित अवस्थी और साथ में उपस्थित हैं मेरे साथ में एसएससी प्रोग्राम के अंदर वर्तमान में अनअकैडमी प्लस पर मेरे विद्यार्थी। एक तरफ है पूजा और दूसरी तरफ है विश्वजीत। पूजा राजस्थान से ही हैं और विश्वजीत इस समय मेरे साथ उड़ीसा से कनेक्टेड हैं। वहां का मौसम भी खराब है, फिर भी उन्होंने पूरी तरह से मैनेज किया है कि वो कैसे ना कैसे उपस्थित हो पाएं। और आज के इस सेशन में वो हमसे वो बातें पूछना चाहते हैं जो एक प्रकार से उनके जहन में एक शिक्षक से पूछने का लंबे समय से जद्दोजहद चल रहा था। कभी उनके साथ वीडियो पर वार्ता हो जाए, यह उनका एक प्रयास था। और उस प्रयास के दौरान उनके मन में जो आज तक उठे सवाल हैं उन्हें वो जानना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से मेरे साथ पढ़ रही हैं और बहुत बार इन्होंने आपकी क्लासेस में भी काफी सारी इनपुट्स दिए हैं। तो ये दोनों विद्यार्थी आपके साथ में आज उपस्थित हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अक्सर ये देखा गया है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ जब संवाद करता है तो वो बोलता खुद है, बच्चा कमेंट बॉक्स में बातें लिख करके अपनी बातें पूछता आया है। तो बच्चों का कमेंट ही टीचर पढ़ता है और कमेंट से ही मन में एक फ्रेम बनाता है कि जो ये स्टूडेंट बातें लिख रहा है ये शायद इस प्रकार का होगा, एक उसका व्यक्तित्व का चित्रण करता है। आज तक की क्लासेस में जितनी बार भी ये विद्यार्थी मेरे एसएससी प्लस के बैचेस में उपस्थित हुए, इनकी बातों से जो भी मैंने एनालाइज किया कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे होंगे। होता है ना कि एक विद्यार्थी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, विद्यार्थी टीचर को लेकर के बहुत ज्यादा अपने मन में एक इमेज बना के रखता है। तो मैंने भी कुछ इनकी इमेज बना रखी थी और ये वैसे ही निकले। यानी ये दोनों वैसे ही छात्र प्राप्त हुए मुझे, जिनके साथ आपकी वो सभी बातें शेयर की जा सकती हैं जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच की होती हैं। साथियों, भविष्य में आपका भी इसी फ्रेम में स्थान आएगा। फिलहाल ये फ्रेम पर मैंने विद्यार्थी जो चुने हैं वो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो विद्यार्थी मेरे संपर्क में थे उन्हें मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। जल्दी ही आपको भी इस फ्रेम में लाया जाएगा और आप ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे कि आप वो सवाल जो मुझसे जानना चाहते हैं उन्हें अपने किसी मित्र के माध्यम से या फिर आप उन सभी सवालों को संकलित करके मुझ तक पहुंचें और सवाल पूछते चले जाएं। तो चलिए इसी क्रम में अब अपने साथियों को इंट्रोड्यूस करते हैं और आप सबके सामने शुरू करते हैं आज के इस पूरे सेशन को, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत होती है, डाउट सेशन भी बहुत होते हैं, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी का जो ये संवाद है वर्चुअल माध्यम से, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और हाँ, इसी प्रकार के संवाद के लिए आप अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेशन भविष्य में भी, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही सेशंस के माध्यम से विद्यार्थियों को टीचर के साथ में वार्ताओं के साथ लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा है कि हमारी क्लास के अंदर बच्चियों को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है और उसी क्रम में सबसे पहले पूजा हमारे साथ में है और पूजा से हम जानना चाहेंगे कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है और वर्तमान में वो किस चीज की तैयारी कर रही हैं। शुरू करते हैं। पूजा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप कहाँ से हो, क्या पढ़ाई की है और वर्तमान में किस चीज की आप प्रिपरेशन कर रही हो? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा, आई एम फ्रॉम राजस्थान और मैंने ग्रेजुएशन की है बीएससी। नाउ आई एम डूइंग एमएससी एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स एंड सीएपीएफ एंड अदर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। अच्छा, तो पूजा तुम राजस्थान में कहाँ से हो? झुंझुनू से। तो तुम एसएससी की स्टूडेंट हो और यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, क्या पैसे बचा रही हो क्या? या फिर कोई तरीका ऐसा निकाल रखा है कि सर एसएससी में इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि फिर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन में खर्चा क्यों करोगे? हैं नहीं सर, आई एम वो यूपीएससी में डिफेंस एग्जाम, सीएपीएफ, सीडीएसएफ के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो। परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ, ये बात तो हमने पहले भी इंश्योर किया है विद्यार्थियों के साथ में कि तैयारी करते समय आप अगर यूपीएससी, सीएपीएफ की या सीडीएस की, इवन स्टेट पीसीएस की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम लोग स्टैटिक्स के कवर करते हैं एसएससी सेगमेंट में वो काफ़ी डिटेल्ड होता है और वो आप लोगों की बातों से भी पता चल ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई विश्वजीत, तो तुम बिल्कुल भगवान जगन्नाथ की भूमि से हमारे बीच में उपस्थित हो, बादल गरज रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में बच्चों को बताओ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात और बताना चाहूँगा, ये वही विश्वजीत है जिसकी एक बार मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पर मूवी शेयर की थी। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे संपर्क में है विद्यार्थी, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ भाई विश्वजीत, प्लीज। हाँ, नमस्ते गुरुजी, माई सेल्फ विश्वजीत महाभद्र, आई एम फ्रॉम लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, एज यू सेड, उड़ीसा से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन अभी एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस से खत्म हुआ है। अभी मेरा एमएससी कंप्यूटर साइंस चल रहा है
और उनके बीच से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया हूँ। और जैसे ही आपका पहले आता था वाईफाई स्टडी में एक शॉर्ट टॉपिक एनालिसिस, वो ब्लू शर्ट वाले एनालिसिस में, वही मैं पहले शुरू किया था। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत सारा क्रिएट हुआ यहाँ पर जानने का, और मैं उसे पढ़ते गया। फिर मैं अनअकैडमी में एनरोल किया, और ऐसे देखते 1 साल ही बीत गया है सर। और आई एम वेरी लकी हैविंग टीचर लाइक यू। थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि बच्चे जैसे होते हैं ना कि ऑनलाइन के थ्रू भी बच्चे कनेक्ट रहते हैं अपने टीचर से, ये कुछ उदाहरण हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि टेलीग्राम पर लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हर दिन लाखों की संख्या में विद्यार्थी वीडियो देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर और स्टूडेंट चाहे लाखों की भीड़ में हो, एक कनेक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और वो कनेक्ट हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें समझ में भी आता है। और एक बहुत लंबे समय से डिमांड भी थी आप लोगों की कि एक ऐसी मीटिंग रखी जाए जिसमें कि सभी विद्यार्थी आपस में कनेक्ट हो पाए। लेकिन साथियों, वर्चुअल माध्यम की एक लिमिटेशन है कि आप लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी हम आपके रिप्रेजेंटेटिव, एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कभी आपको भी एक ऐसा मौका दें जिसके माध्यम से आप अपनी बातें लेकर के आए, हम जरूर प्रयास करते रहेंगे। तो इसी क्रम में अब हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं। विश्वजीत, ओवर टू यू, क्योंकि आप बहुत दूर से हैं। हम पूजा और मैं तो शायद राजस्थान में ही हैं, तो आप जो हैं विश्वजीत उड़ीसा से बैठे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी ऑनलाइन की तो खासियत ये है कि लोग कहीं से भी हों, कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो आप उड़ीसा से हैं, मैं राजस्थान से हूं, और हम लोग एक दूसरे से जानना भी चाहेंगे। तो बताएं बेटा, क्या आप जानना चाहते हैं अपने एडुकेटर से? सर, पहले तो आपको सर हार्टली थैंक्स। और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम जैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, और इस खासकर ये अनअकैडमी को भी स्पेशल थैंक्स। बहुत सारा डाउट तो सर बहुत सारा है, फिर भी मैं सर आपको कुछ पूछना ही चाहता हूँ। जैसे कि सर, हम तैयारी में आते हैं, आप तो सर रोल मॉडल है, आइकन है। जैसे कि सर, अभी के टाइम में टाइम इज वेरी क्रूशियल। आपने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर में, और आपने तो गोल्ड मेडलिस्ट भी है। लेकिन सर, आज का टाइम में टाइम बहुत क्रूशियल है। तो मेरे एक क्वेश्चन है, जो सब एस्पिरेंट आ रहे हैं वो किस उम्र में तैयारी शुरू करें बेसिकली, जैसे कि वो हर एक एग्जाम क्रैक कर सके, उनके पास अच्छा टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए। टाइम फैक्टर सर बहुत जरूरी है, ये सर बताइए। हाँ देखो बेटा, 2 चीजें हैं, और आजकल ये ट्रेंड बदल गया है। स्पेशली हमारे टाइम में और आपके टाइम में भी एक बहुत बड़ा अंतर आया है। आजकल बच्चे इतने अवेयर आ रहे हैं विश्वजीत, और मैं ये जानता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तब तक तो टाइम और भी ज्यादा चेंज हो चुका होगा। लेकिन मैं इस समय एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूं, और वो चेंज ये है कि क्लास 12th के बाद बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है कि किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। मतलब मेरी क्लासेस में, मैं यूपीएससी वाले सेक्शन में भी पढ़ाता हूं, और वहां पे बहुत सारे बच्चे वर्तमान में मुझसे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूपीएससी के अंदर, जो कि अभी एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम देने के लिए, अभी 2 साल बाद एलिजिबल हैं। और वो अभी से बहुत सिंसियरली आंसर की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड आंसर है कि तैयारी में कब आना चाहिए, अब वो आंसर ही बदलता चला जा रहा है। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, बच्चे प्री डिटरमाइंड आने लगे हैं। फिर चाहे इसमें बॉलीवुड का प्रभाव कह दीजिए, बॉलीवुड में जैसे आजकल एक मूवी आई थी, दंगल आई थी, उसमें दिखाया था कि बच्चों को पेरेंट्स पैदा होते ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि पहलवान बनना है ना। तो मतलब मुद्दा ये है कि गार्जियंस का जो रोल है, अवेयर पेरेंट्स का, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और वो बच्चों को बहुत ही शुरुआती लेवल में, पहले मैं आईआईटी जेई की कोचिंग करवाता रहा हूं, और मुझे ये मालूम था कि उस समय जेई में जब हम पढ़ाते थे तो 11th में बच्चा हमसे पढ़ने आया करता था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि बच्चों को क्लास 9th से कोचिंग दी जानी शुरू हुई। फिर वो और आगे चलता चला गया, 8th में आया, 7th में आया, आजकल क्लास 6th से कोचिंग अवेलेबल है जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही सिविल एस्पिरेंट्स जो हैं, चाहे फिर वो एसएससी हैं, डिफेंस हैं, यूपीएससी हैं, स्टेट पीसीएस हैं, बच्चे क्लास 12th के बाद अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो आज के समय में आया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको, जो भी मुझे सुनने वाले हैं, उन सबको मैं आंसर देना चाहूंगा कि आप भी अपने कैरियर के बारे में, अब वो समय चला जा चुका है जब ये सोचें कि जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब तैयारी शुरू करूंगा। हो सकता है आप जब तैयारी में उतरे, आप अपने आप को बहुत ही बड़ा महसूस करें, उम्र के हिसाब से आपके अंदर से एक एंजाइटी रहे कि यार अब तो मेरी उम्र काफी हो गई है, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा आ गया है।
और आप चाहें तो रिजल्ट देख लीजिए, इस समय यूपीएससी के जो टॉपर्स आ रहे हैं बहुत ही यंग एज में आ रहे हैं, 22 साल की एज में, 23 साल की एज में स्टूडेंट सेलेक्ट हो करके टॉपर बन के आ रहे हैं, टॉपर्स में रैंक लेके आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है और बदले हुई परिस्थितियों के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को तैयारी अब ग्रेजुएशन के साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए। विश्वजीत। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन एकेडमिक स्टडी भी कंटिन्यू करें और इसके साथ जो जो हमारा टारगेट है उससे भी अचीव करते रहें। एग्जैक्टली, मैनेजेबल है ये। अब एक सवाल पूजा से लेते हैं। पूजा, आप क्या पूछना चाहेंगी, फिर हम विश्वजीत के पास आएंगे। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को अपने साथ यहाँ पे चुना, यहाँ के लिए, इसके लिए तो थैंक यू सो मच इसके लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब अब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का प्रोसेस बहुत वास्ट, बहुत दिनों तक चलता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में स्टूडेंट अपने आप को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे मोटिवेट रखे, वो खुद को लूज करता जाता है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा है आपने। और ये जेन्युइन इसलिए भी है बच्चा, क्योंकि इस समय पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कोरोना पेंडेमिक में ऐसा हो गया है विशेष रूप से कि जो एग्जाम ईयरली हो जाया करते थे, जैसे एसएससी का एग्जाम हर साल हो जाता था, डिफेंस का एग्जाम हर साल हो जाता था, बैंकिंग हुआ हर साल हो जाता था, लेकिन अब वो भी डिले होने लगे हैं, है ना। ऐसा होता था पहले कि स्टेट पीसीएस की इमेज सबसे खराब रहती थी कि ये एक साल में नहीं होता है, स्टेट के एग्जाम विशेष रूप से एक साल में नहीं होते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स हो जाया करते थे। और अब जो वास्तविकता में जो कोरोना काल में सिचुएशन बनी है वो तो और ज्यादा विकट है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज अपने मोटिवेशन को ही गैदर करने में परेशान हो रहे हैं। जेन्युइन सवाल है, लेकिन बेटा अब इसके अंदर दो आर्गुमेंट है मेरी तरफ से जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा। हमारे पास में अल्टरनेट विकल्प क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में विचार करना होगा। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे पास पढ़ने के अलावा भी विकल्प उपस्थित हैं, यानी आप इतने एलिजिबल इनफ हैं या इतने कैपेबल इनफ हैं कि आपको लगता है कि यार मैं पढ़ करके भी इतना ही करता, मैं बिना पढ़े भी इतना करता, तो ऐसी स्थिति में तो जो आपको बेटर विकल्प दिख रहा है उस तरफ चले जाइए। लेट से कईयों के घर में बिजनेस बहुत अच्छा होता है और उनको लग रहा है कि यार मैं इस साल तो अब अटेम्प्ट देने वाला हूं ही नहीं, मैं एक साल बाद अटेम्प्ट आएगा, तो चलते हैं अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर के पेरेंटल जो बिजनेस है उसमें सपोर्ट कर देता हूँ। ये भी एक अच्छा आइडिया होता है। कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से एकेडमिक परस्यू कर रहे होते हैं, लेट से कि इस साल का एग्जाम हम दे लेते हैं जो कि होना ही है, अगली साल जो है वो हम लोग एग्जाम दे लेंगे। जब हमारे पास विकल्प नहीं है तो हमें डिमोटिवेट भी नहीं रहना चाहिए। देखो दो बातें हैं, आपके पास में जब अल्टरनेटिव रूट हो कि यार ये है मेरे सामने कि अब मैं कोरोना पेंडेमिक में एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, मैं कुछ और करने का अपने पास समय निकाल सकता हूं तो निकाल लीजिए। लेकिन जब आपके पास समय नहीं है, आपको पता है कि कोई विकल्प भी नहीं है, और सामान्यतया विद्यार्थी जीवन में कुछ 1-8% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पेरेंटल बिजनेस होता है जिसको वो परस्यू कर सकते हैं, टाइम बिंग उस काम को करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों के पास में विकल्प एक ही है कि वो पढ़ाई करें। तो फिर हमको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, मुझे जो इसका सही जवाब लगता है वो ये है कि आप अपने चैलेंज को हमेशा उतना ही वैल्यू देते रहें। क्यों देते रहें? क्योंकि एग्जाम वैसे ही वापस आने वाला है, वो आज नहीं तो कल आने वाला है, और जो कंपटीशन में पहले थे वो भी कंपटीशन में वापस दिखने वाले हैं, और एक नया कंपटीशन और ऐड होने वाला है। और वो क्या है? जिस विद्यार्थी ने अब तक तैयारी नहीं की थी वो इस पेंडेमिक का लाभ लेकर के पढ़ाई शुरू कर चुका होगा, यानी कि कंपटीशन में एक नया विद्यार्थी भी आ चुका होगा। तो हमें विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक करते ही वो अपना वो स्थान पीछे छोड़ देते हैं और किसी नए विद्यार्थी को उस जगह आने का स्थान दे देते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत ही सही है, लेकिन इसका आंसर पेंडेमिक के केस में तो मैंने एक दे दिया, अब दूसरा आंसर भी दे देता हूं कि मोटिवेशन का और तरीका क्या हो सकता है। तरीका यह है कि आप अपने लिए छोटे छोटे चैलेंजेस बनाइए हर दिन, वीकली चैलेंज, मंथली चैलेंज, क्वार्टरली चैलेंज, इवन 2 दिन का चैलेंज, 1 दिन का चैलेंज। और मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं कि मान लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से खत्म कर लिया, लेट्स से मैथ आपने खत्म कर ली, क्लास में आपने कंप्लीट कर ली, अब चैलेंज लीजिए कि 1 महीने के अंदर मुझे ये मैथ्स वापस से रिवाइज करनी है। आपका एग्जाम उस तारीख पर नहीं है, आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया कि इस तारीख को मेरा एग्जाम है, यानी कि मेरा मैथ खत्म हो जाना चाहिए। फिर टारगेट दीजिए कि मैं 7 दिन के अंदर ये 4 यूनिट्स फिनिश कर दूंगा।
ये एक अलग आपके लिए वो है, एंगेजमेंट है। डे के हिसाब से टारगेट लीजिए कि आज मुझे ये 4 पर्टिकुलर बुक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वो आपका एक नया चैलेंज है। तो अल्टीमेटली पॉइंट इज कि ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि आपने अपने लिए चैलेंजेस कैसे तैयार किए। सामान्यतया विद्यार्थी वहां पीछे रह जाता है जहां उसे ये नहीं पता होता कि समय प्रबंधन करना कैसे है। तो मैंने आपको कहा, अपना चैलेंज खुद से डिराइव करिए। डिराइव किए हुए चैलेंज में अनअकैडमी आपको बहुत सारे टेस्ट देती है। जैसे हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और आपने भी दिए होंगे। हर संडे को कॉम्बैट होता है, तो उनसे एक नया चैलेंज आपको मिलता है ना, राइज होता है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं। हाँ जी विश्वजीत, ओवर टू यू। सर एक सर बेसिक क्वेश्चन सर, जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी का, बच्चे टारगेट लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, जैसे हम एसएससी, कुछ बच्चे रेलवे का एग्जाम, कुछ बैंकिंग का, बट कोई किसका भी सिलेबस सेम नहीं है सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट ऐसा एक एग्जाम का चुने या दो तीन एक साथ तैयारी करे? बहुत अच्छा सवाल है विश्वजीत। क्या है ना बेटा, आने वाले समय में तो ये परेशानी खत्म हो ही जानी है, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों एक हो जाएंगे। आप लोगों के समय तक ये दिक्कत रही थी, लेकिन भविष्य में जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, सरकार बोल भी चुकी है कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबका एक एग्जाम होगा। तो ये सवाल तो आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए भी अगर हम बात करें तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी चाहिए। आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, तो आपको काउंटर पार्ट में अन्य कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेना है। देखिए, कंपटीशन की एक बहुत जबरदस्त यूएसपी होती है। जब कंपटीशन बहुत हाई हो तो कहते हैं कि कोई भी पोर्शन वीक नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब कंपटीशन मॉडरेट हो, और मैं मानता हूं कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये मॉडरेट कंपटीशंस हैं। हाई कंपटीशन लेट से यूपीएससी की, भाई यहां पे कोई भी गुस्ताखी की कोई मतलब वो नहीं है, मतलब चांस नहीं है। अगर कंपटीशन मॉडरेट टाइप का है तो आपको अपनी 2 ताकत पहचान लेनी है। लेट से आपको लगता है कि मेरा जीएस बहुत स्ट्रांग है, मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो गो फॉर एसएससी। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में एग्जाम मुझे साइंस का देना है, बैंकिंग का एग्जाम देना है, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, गो फॉर बैंक। आपको लगता है कि मैं सब में एवरेज हूं, गो फॉर रेलवे। यानी आपको ना इंडिविजुअल से ये सवाल करना चाहिए, जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, कि आपको किस मतलब तीनों में लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसे एक्सेल करें, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कहां पहचाना। अब कोई कहता है सर मेरा तो केवल एक ही सब्जेक्ट अच्छा है, मान लीजिए कि केवल जीएस ही अच्छा है, तो ये तो बहुत मतलब सोने पे सुहागा हो गया, अब तो आप आईएएस बनेंगे। क्योंकि जीएस अल्टीमेटली आपको सिविल सर्विसेज की तरफ ले जाता है, क्योंकि प्योर सिलेबस जो जीएस का आता है, या तो वो स्टेट पीसीएस में आता है या फिर वो यूपीएससी में आता है। तो ये तो मतलब अल्टीमेट चीज होनी ही है। क्लियर? और बताएं। ओके सर, लेकिन एक बात है, सब कुछ खास टाइम में हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन टाइम में नहीं हो रहा है। जैसे बैंकिंग का एग्जाम 1 ईयर में खत्म हो जाता है, लेकिन एसएससी का 2.5 साल 3 साल, इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बेटा वो सोचते हैं कि हम एक भी एग्जाम नहीं प्रिपेयर नहीं करके दो प्रिपेयर करें, सोचते हैं वो से। ये आपकी एकदम बात सच है, और ये इस समय की, मैंने कहा ना आपसे कि ये कंडीशन ही अब नॉर्मल कंडीशन है जो इस समय इंडिया फेस कर रहा है। हर आदमी, चाहे स्टूडेंट है या फिर डॉक्टर है या फिर कोई भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी है, इवन एडुकेटर्स भी एक बहुत ही ऑड सिचुएशन फेस कर रहे हैं। हम लोगों को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को कैसे हम इस प्रकार तक बनाए रखें कि वो पढ़ता भी रहे, उसका मोटिवेशन भी बना रहे, और हर व्यक्ति चैलेंज फील कर रहा है। बट द मेजर इशू इज कि आपके पास जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आप गोल्स में अल्टरनेटिव तैयार मत करिए। आपका एक ही वार ऐसा हो कि वो फिर पार निकले, यानी कि इतना जबरदस्त आपका अटैक हो कि मैंने एसएससी का अटेम्प्ट ले लिया, अब चाहे जितना समय लग रहा है ले लिया, लेकिन इसमें रैंक 1 लेके आना है। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। हम लोग जो सरेंडर करने वाली नीति अपनाते हैं ना, मुसीबत क्या होती है, इसमें भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा, अगला गोल बना लेते हैं, उसमें भी देख लेंगे। हम लोग सोचते हैं इस गाड़ी में नहीं तो इसमें बैठ लेंगे, इसमें नहीं तो उसमें बैठ लेंगे। वो जो रणनीति है ना, वो हमें फेल मरवाती है। आपको गोल एक जब सेलेक्ट कर लिया तो हर दिन आपका डिटर्मिनेशन ऐसा हो कि जाने वाला हर दिन मुझे रैंक 1 के नजदीक ले जा रहा है।
आपकी तैयारी हर दिन उतना तेज गति पकड़ेगी, अब तो रैंक 1 पर ही जाके रुकना है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको आगे बढ़ाए। क्लियर? हाँ भाई, नेक्स्ट पूछा। यस सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है? आप इतना हार्ड वर्क करते हो तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है जिससे आप इतनी मेहनत करते हो स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए? अच्छा, मेरी मोटिवेशन का सोर्स क्या है? ये बहुत ही सही सवाल पूछ लिया आपने। मेरी मोटिवेशन का सोर्स तो देखिए, अल्टीमेटली मुझे एक ही चीज पसंद है और वो है बातचीत, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और आपने नोटिस भी किया हो तो मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, मतलब पढ़ाते समय भी मैं तो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत ही कर रहा होता हूँ। और मेरा ये जो वन ऑफ दी हॉबी, हालांकि इसको हॉबी में कहीं मेंशन कहीं किसी ने किया नहीं कि बातचीत भी कोई हॉबी होती है, लेकिन बचपन से मैंने इसी को फॉलो किया है। इतने दोस्त बनाए, इतने सारे मित्रों की श्रृंखला है, पूरी टीम है, क्योंकि मैं बातचीत का बहुत शौकीन हमेशा से रहा हूँ। और मुझे एक बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी टफ कंसेप्ट को, जिसको सामने वाला समझने में बहुत स्ट्रगल फील कर रहा हो, और मैं उसे समझाने में कामयाब हो जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है। जैसे आज ही मैं आप लोगों को जीएसटी की बातें समझाने का प्रयास कर रहा था। मुद्दा ये कि जब कोई करंट का इशू आता है और मुझे हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है। आपने देखा होगा वाईफाई स्टडी 2.0 पर अपना जो शो आता है RNA, रियल न्यूज एंड एनालिसिस, मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर दिन उसमें ऐसा लेके आऊं कि जो पुराना ना हो, हर दिन कुछ नया हो उसमें। मतलब कोई दुनियादारी के अंदर कोई भी एक कोना या कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट जो मुझसे छूट गया हो, वो बच्चों तक लेके आऊं। उसमें जो मुझे थ्रिल आता है, क्योंकि जो अब तक अनजान है उसे समझाना और फिर बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखना, वो जो बच्चे लिख करके भेजते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, वो उनके चेहरे की बनी हुई स्माइली की इमोजी आती है, बस वो थकान मिटा देती है। और उसके लिए रात की नींद भी और दिन का खाना भी, ये सब छोड़, मैं अभी तक बैठा ही हूँ, मतलब सुबह से लेकर के अब तक लगातार काम चल ही रहा है और पढ़ा ही रहा हूँ मैं, मतलब अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि अब आप लोगों से बात करके मजा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ बताएं बेटा विश्वजीत। हाँ सर, जैसे हम पढ़ाई के दौरान आप जैसे बोले थे एक दिल्ली का टारगेट बनाए, मैं भी ऐसे करता हूँ सर। आज मैं एक हिस्ट्री का एक कंप्लीट करूंगा, मैथ का एक, और मॉक टेस्ट भी दूंगा। कई बार सर ऐसा भी होता है एक दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो रह जाता है, पर अगले दिन के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो फिर वो अब खुद को डिमोटिवेट लगता है, कैसे करे, प्रेशर बढ़ गया, सामना करें। हाँ देखिए, ये वाली जो चीज है ना, ये तब होती है जब हमारी अपने आप से अपेक्षा ज्यादा होती है। शायद विश्वजीत का सवाल ज्यादा अच्छे से ऑडियो में क्लियर नहीं आया, मैं एक बार बोल देता हूँ। विश्वजीत का कहना है कि हम लोगों ने टारगेट बनाया एक दिन का, वो टारगेट एक दिन में पूरा नहीं हो पाया, अगले दिन हम उसकी गिल्ट में होते हैं कि लास्ट दिन वाला जो टारगेट था वो तो पूरा नहीं हो पाया, अब आज वाला टारगेट भी और कल वाला भी है। फिर ऐसे करते करते हम वीकली टारगेट में पिछड़ने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने सपना ज्यादा बड़ा देख लिया है ना? यही कहना चाह रहे हो विश्वजीत? हाँ, ये जो गिल्ट है ना, ये विद्यार्थी को बहुत तरीके से काम में मैनेज लेनी चाहिए। पता है, गिल्ट एक अच्छी चीज भी है मेरी नजर में। मैं ऐसा मानता हूं हर चीज दबाव भी हो लेकिन मॉडरेट हो, इतना दबाव ना हो कि आप एंजाइटी में कवर चले जाएं। प्रेशर बहुत अच्छी चीज होती है जो आपको स्ट्रीमलाइन रखती है, आपको एक प्रकार से दिशा में रखती है। और इसके लिए मेरा क्या मानना है मैं आपको बताता हूं कि आप जब ओवर एक्सपेक्ट करते हैं ना अपनी कैपेबिलिटीज से, तब आप इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसते हैं। कैसे? आपने अपने आप को टारगेट दे दिया कि आज तुझे इंग्लिश की यूनिट भी खत्म करनी है, मैथ की भी करनी है, जीएस की भी खत्म करनी है। आपने ये जाना ही नहीं कि एम आई एलिजिबल टू डू दिस, क्या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं कि मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूं? हम लोग किताबी भाषा पे चले जाते हैं। सर ने कहा कि 3 चैप्टर तो मिनिमम होने चाहिए, बस तो 3 चैप्टर करके रहूंगा। वास्तविकता में ऐसा होता ही नहीं है। वास्तविकता में हम दूसरे का शेड्यूल कॉपी मार रहे होते हैं, हम अपने आप को कभी आंकते ही नहीं है हमारा पोटेंशियल क्या है। कई बार हमारा पोटेंशियल इतना वीक होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक मित्र है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा इस कारण से कि इस बात में उसकी थोड़ी सी मैं बात लीक कर रहा हूं, और वो ये है कि जब उसको ये लगा कि उसकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत वाहियात है, हालांकि मेरी भी बहुत गंदी है लेकिन वो मुझसे भी गंदी राइटिंग लिखता था, तो उसने एक नियम बनाया कि वो बच्चों की 4 लाइन्स वाली कॉपी आती है ना, जो अपन क्लास 6th 7th में और आजकल तो क्लास 1st स्टैंडर्ड में बच्चे वही चीजों में लिखते हैं, वो 4 लाइन की कॉपी ला करके उसने राइटिंग लिखना शुरू किया।
मास्टर्स में उसने अपने लिए 4 लाइन की कॉपी ऑप्ट करी और उसने लेटर्स लिखना शुरू किया। उसी तरह से वो सुबह सुबह बैठ करके वो जो अपन सुलेख बोलते हैं, एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है, उसको लिखने का प्रयास किया करता था। समझ रहे हैं आप? और उसने उसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि जब वो अपना ओरिजिनल रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा था तो उसके गाइड ने कहा कि मन तो करता है कि तूने जो हाथ से लिखा है इसी को भेज दें, बिना टाइप करवाए भेज दें। कहने का अर्थ यह है कि आपको अपना पोटेंशियल पहचानना है कि मेरी कमियां क्या हैं। मुझे लगता है कि यार मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश नहीं आती तो इस पे काम मुझे इंग्लिश पे करना है, मुझे दुनिया की तरह लपड़ झपड़ पढ़नी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे मैथ नहीं आती तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझसे मैथ का वही सवाल जो सामने वाले ने 10 मिनट में बनाया था, 1 मिनट में बनाया था, मैं उसको 1 मिनट में बनाऊं। मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं पहले महारत सीख लूंगा, फिर जाकर के इसके अंदर आगे बढ़ूंगा, है ना? हाँ भाई, पूजा बताएं। सर जैसे एग्जाम डेट आ जाती है तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है स्टूडेंट प्रेशर में आ जाता है कि क्या होगा पेपर में, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे एग्जाम में सही तरीके से पेपर दें और कैसे अच्छा स्कोर करें, क्योंकि प्रेशर बहुत हो जाता है जैसे एग्जाम नजदीक आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एग्जाम की एंजाइटी हर किसी में होती है। मतलब ऐसा कोई भी विद्यार्थी या ऐसा कोई भी शिक्षक, लेट्स से आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, इसका ये भी एक एग्जाम सा ही है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम करते समय एक एंजाइटी आती है दिमाग में कि यार कैसे फेस करेंगे इस चीज को। अब एंजाइटी से जब वैल्यू जुड़ी हो, वैल्यू से मतलब कि आप मुझसे आज जो बात कर रही हैं, इस बात को सक्सेसफुली अगर आपने कर दिया तो आपको 1 करोड़ रुपए इनाम में मिलेगा, ऐसी चीज अगर जोड़ दी जाए, यानी कि आपके किसी एग्जाम के साथ पुरस्कार जोड़ दिया जाए, तो टेंशन और बढ़ जाती है। फिर हमें हर एक चीज पर घबराहट होती है कि मैं सही से तो बैठा था ना, मैंने बात तो सही बोली ना, मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा था ना। एग्जैक्टली कैरियर में भी ऐसे ही है। हम लोग जब तक स्कूल का एग्जाम देते थे तो हमें लगता है ठीक है यार, मतलब मैं नहीं तो वो टॉपर आ जाएगा, 80 नहीं तो 70% आ जाएगी, ऐसा सोच करके, क्योंकि उसमें क्रेडिट्स नहीं जुड़े थे, कोई उपलब्धि नहीं जुड़ी थी। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो हमें यह पता चला कि एग्जाम पास करते ही नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो सपने जुड़े। सपने क्या जुड़े? नौकरी मिलेगी, फिर घर होगा, अच्छा परिवार होगा, घर में मतलब समाज में एक इज्जत होगी। तो वो जब हमारे साथ में जुड़ता है, एक कैरियर जुड़ता है, तो एंगेजमेंट हमारे दिमाग में अपने आप बढ़ने लगता है और वो हम पर प्रेशर ले आता है। तो प्रेशर अल्टीमेटली एग्जाम का नहीं है, हमने जो जबरदस्ती के बस्ते उसके ऊपर लाद रखे हैं ना, उनका है। अगर मान लो कि कभी आपको 10वीं के एग्जाम में पेरेंट्स ने कह दिया कि मेरिट में आ गए तो साइकिल दिलाएंगे, तो प्रेशर आता था। घर वाले आपसे ये ना कहें कि एग्जाम है पढ़ ले भाई, कुछ भी करेगा, तू टॉप भी कर गया तो भी कुछ नहीं दे रहे, फेल भी हो गया तो भी कुछ नहीं कह रहे, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। तो असल में क्या है कि जब हमको कोई भी कंपटीशन के अंदर जीतने का कोई मतलब तोहफा धरने की बात कर देता है ना, फिर अलग ही लेवल होता है हमारा। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम के समय आपको पहले ये पहचानना है कि आपको एग्जाम की तरह देना है या फिर इसे एक चैलेंज के रूप में देना है। अगर चैलेंज के रूप में देना है तो एंजाइटी रहेगी ही, उसका मैं या कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। हाँ, एग्जाम को आप एग्जाम की तरह देंगे कि यार ये परीक्षा है, मुझे इसमें उत्तीर्ण करना है, इसके अंदर 70% नंबर लाने हैं। अब ये क्या मुझे रिवार्ड में दिलवाएगा, इस टेंडेंसी को हटाओ दिमाग से। मैंने आज तक कितने ही एग्जाम पास किए हैं और बहुत अच्छे से, मतलब विद फ्लाइंग कलर्स मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर मैं 2 बार चयनित भी हो चुका हूँ। मेरा मतलब आज तक का अनुभव यही रहा है कि मैं हमेशा ये टारगेट लेके चलता था कि यार पेपर के अंदर इतना % नंबर पर बच्चा सेलेक्ट होता है, मुझे इतने से इतना ऊपर नंबर चाहिए। अब सिलेक्शन मिलता है या रिजेक्शन, ये अलग चीज है। तो रादर देन दिस कि मैं ये सोचूं कि सेलेक्ट होना है तो मुझे 100 की चिंताएं और होंगी कि यार वो तो इतना पढ़ रहा है, वो तो इतना पढ़ रहा है, और मैं इस बात को लेके चल रहा हूं कि इतनी मेहनत से इतना % आता है, इतनी मेहनत से इतना % आ जाएगा, मैं परसेंटेज को टारगेट करके चल रहा हूं, तो नौकरी तो झक मार के आएगी ना। ये है पॉइंट। हाँ भाई विश्वजीत, पूछें आप। विश्वजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ बताएं। हाँ सर, सब बोलते हैं कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या कहना है? सिलेबस हम 100% कंप्लीट करके एग्जाम जाए या 70% 80% कंप्लीट करें, इसको बार बार रिवाइज करके इसमें मास्टरी आए? देखिए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि सिलेबस खत्म ना हो। ये बात ही फिर वही है कि ये बात उन्होंने कही जो कभी भी एग्जाम को फेस ही नहीं कर पाए। अब वास्तविकता में क्या होता है बच्चा,
हम लोग एग्जाम का सिलेबस देखते हैं और दिशा भटक जाते हैं। कैसे? हमें अगर एक एग्जाम है, लेट्स से एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है ना, सिलेबस बनाने वाली जो डिजाइनिंग कमेटी थी जिसने ये सिलेबस डिजाइन किया, इस एग्जाम के लिए क्या नीडेड है, उन्होंने पूरी तरह से इस बात का अध्ययन किया कि ये सारी चीजें एक साल में कंप्लीट की जा सकती हैं। कभी भी सिलेबस ऐसा बनाया ही नहीं जाता। आप लोग क्या करते हैं ना, खुद से उसे जटिल बना देते हैं। जटिल से मतलब, अब सर इसमें लिखा है कि इसमें पूछा जाएगा 1857 की क्रांति, तो चलो क्रांति को डे 1 से पढ़ेंगे। अरे भाई, आप एग्जाम की पहले टेंडेंसी पकड़िए कि उसने इतनी सारी चीजें लिख दी हैं, तो इसका मतलब, अच्छा जरा सोच के देखो, मैं एकदम बहुत बेसिक तरीके से पूछता हूं, जहां पर मात्र जीएस पढ़ने भर से यूपीएससी निकल जाता है, वहां पर एसएससी में जीएस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो मुझे बताओ, ज्यादा सिलेबस जो लिखा हुआ है वो किसका होना चाहिए? एसएससी का। ज्यादा बड़ा एग्जाम एसएससी का होना चाहिए, फिर यूपीएससी का एग्जाम बड़ा क्यों है? मिसकंसेप्शन समझ में आया? मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग दिमाग में ये पाल लेते हैं कि यार यूपीएससी का एग्जाम जो है, या कोई भी एग्जाम, अगर एसएससी के अंदर लिखा हुआ है कि जीके इतनी पढ़नी है, नहीं साहब मैं तो फुल रिसर्च करके पढ़ूंगा। अब आपकी वही नेचर जो है उसको लेंदी बना देती है, और लेंदी किसी भी सब्जेक्ट का हो जाना वो आपके लिए ही चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपने उसे उस तरह से पढ़ा ही नहीं। अब मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आप मास्टर्स भी करते हैं तो 12th भी पास करते हैं तो 10th भी करते हैं। अब आपने एमएससी लेवल की मैथ पढ़ डाली, एग्जाम तो आपको देना था 10th लेवल का, आपने मैथ पढ़ डाली एमएससी लेवल की, तो कैसे खत्म करेंगे आप सिलेबस? तो एनी टाइम आपको एग्जाम को समझना है कि एग्जाम की नीड है कि एक साल में सिलेबस हो जाना चाहिए। तो अब जब एक साल में सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, रादर देन किसी नए सोर्स को पढ़ने के, रादर देन किसी और टीचर को ट्राई करने के। आपने जो पढ़ रखा है उसे ही मल्टीपल टाइम फिर अभ्यास करिए। सिलेबस पूरा भी होगा और आप सक्सेसफुल भी होंगे। क्लियर? हाँ भाई पूजा, बताएं। क्लियर। पूजा, कोई सवाल है आपके पास बेटा? यस सर। बताएं। सर, मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है प्रिपरेशन के टाइम पे, या फिर स्टार्टिंग से दे या फिर एग्जाम टाइम में? और अनअकैडमी पे भी हमने मॉक टेस्ट वगैरह देखे हैं, तो आप बताइए कि मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, देखो बेटा, ऐसा होता है ना, अपन ने बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे किरदारों को अभिनय करते हुए देखा है। हमने देखा है कि कोई भी, चाहे मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह मूवी के अंदर मिल्खा सिंह जब दौड़ने जा रहा है तो वो कॉमनवेल्थ में जाने से पहले खूब प्रैक्टिस कर रहा है। हम सचिन तेंदुलकर को मैच से पहले नेट में प्रैक्टिस करते हुए बहुत बार देखे हैं। हम हर खिलाड़ी को नेट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन के खेल में उतरते हैं तो प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम इतने बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उसमें से कुछ हजारों का चयन होना है, उस एग्जाम में भी हम जाएंगे और बल्ला उसी दिन उठाएंगे जिस दिन हमारा एग्जाम है। तो ये तो एकदम गंभीर अपराध है। यानी कि जिसके लिए दुनिया के लोग इतना इतना अभ्यास कर रहे हैं, हर सफल व्यक्ति अपने कार्य को करने से पहले अभ्यास करता है, हम उस अभ्यास को दरकिनार कर दे रहे हैं। आपकी क्लास में आने से पूर्व भी मुझे पढ़ाते हुए 11 साल का अनुभव हो चुका है, उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ाने से पहले ये देखता हूं कि मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे क्या क्या खत्म करना है, किस तरह से खत्म करना है, मुझे कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो मिस हो जाएगा, उसे देखना है। हर टीचर करता है। हम फिर स्टूडेंट होकर के ये क्यों छोड़ देते हैं कि टेस्ट तो नहीं देंगे, हम सीधा पेपर देंगे? तो भैया उस दिन फिर वो आपका टेस्ट ही होगा, वो नेट प्रैक्टिस ही होगी, वो आपका मैच उस दिन प्रैक्टिस होगा, वो केवल नेट प्रैक्टिस होगी। फिर आप अगली साल इसके आधार पर अगला टेस्ट देंगे और फिर आप देख लीजिए चैलेंज कितना लंबा लेना है। मैं तो मानता हूं मॉक टेस्ट इज द की टू सक्सेस। और अनअकैडमी में तो आपको कोर्सेज के साथ हर वीक में मिलते ही हैं टेस्ट। तो मुझे लगता है कि अपनी बातें ऐसे ही बहुत ज्यादा लंबी होती चली जाएंगी। फिलहाल के लिए मुझे पॉज लेना होगा क्योंकि मेरी अगली क्लास है। और आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? और विशेष रूप से आपने भी बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास से इकट्ठी की होंगी। पूजा और विश्वजीत, आपने बातचीत करने से पहले अपने दोस्तों से बात की होंगी कि क्या पूछना है, क्या करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? और भविष्य में भी हम लोग ऐसी ही बातचीत करते रहेंगे। और जो भी साथी मेरे साथ मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं अनअकैडमी के इस चैनल पर, उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में फिर नए साथियों के साथ में उपस्थित होंगे और उनके सवाल लेंगे आप ही के माध्यम से। तो गो एंड गेट दी सब्सक्राइब फॉर अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। और यदि आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर
कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाता है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।